Here is the chapter third pair of linear equations in two variables. So आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड क्लास 10th के सुपर एमसीक्यूज और इसमें आपको मिलेंगे पूरे 54 एमसीक्यूज। ओके, तो 54 क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको कहते हुए आ रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्ट इसका मेथड पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 54 क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन है, हर एक लेवल के हैं, टॉप, इजी, मीडियम, हर एक लेवल आपको मिलेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल -7 हैज़ फर्स्ट 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास क्या है, दो इक्वेशन है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -7। हमसे पूछा हुआ है कि इनके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। चलिए ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे 0 होता है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे -7 है, तो y इज इक्वल 0, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ देखिए, अगर मान लो मैं बोलूँ ये है 1, y इज इक्वल 1 अगर होता हमारा y इज इक्वल 1, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, ये माइनस y एक्सिस हो गया, ये x और ये -x। तो y इज इक्वल 1 का जो ग्राफ होता है वो x के पैरेलल बनता है। ये 1 है तो इसका मतलब x के पैरेलल हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया इक्वेशन का। सो y इज इक्वल 0, इसका मतलब ये 0 है ना। तो इसी के पैरेलल, ठीक है, x के पैरेलल मीन्स कैसे, x के ऊपर यहाँ पे ग्राफ बनेगा, इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट। तो x के ऊपर देखिए, x के ऊपर ये x की लाइन है ना, और 0 भी यहीं पर होता है, y का 0 कहाँ होता है, यहीं पे होता है। तो कहने मतलब x के ऊपर ये जो लाइन जाएगी इसी को हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल x। और दूसरा क्या है, y इज इक्वल -7, ये कहाँ बनेगा, तो ये -7 है, तो x है ना हमारा, ये x है, x के पैरेलल यहाँ पे y इज इक्वल -7। तो देखो ये है y इज इक्वल 0 और ये है y इज इक्वल -7। क्या ये दोनों मिल रहे हैं आपस में? नहीं मिल रहे हैं। कैसी लाइन है ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशंस। पैरेलल लाइन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले का आंसर क्या होगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल a। अब देखो जैसे y x के पैरेलल बन रहा था वैसे x क्या बनेगा, x y के पैरेलल बनेगा। तो यहाँ पे जो a लिखा हुआ है इसको मान के चलो ये 2 है, 3 है, कुछ भी डिजिट मान के चलिए। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ x इज इक्वल a, मान लो यहाँ पे कहीं a है, ठीक है, और y में मान लो यहाँ पे b है, ठीक है, a भी लेके चल रहा हूँ। तो x इज इक्वल a, इसका मतलब क्या हुआ कि ये y के पैरेलल ग्राफ बनेगा, y के पैरेलल। ओके, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल a। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें y के पैरेलल ग्राफ बनाना है। तो x इज इक्वल a क्या करेगा, y के पैरेलल ग्राफ बनेगा। ओके, और y इज इक्वल b क्या करेगा, y इज इक्वल b मतलब x के पैरेलल ग्राफ बनेगा, x के पैरेलल। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे इस एक्सिस में। जब भी हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट लिखते समय हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो इस बिंदु पर x कितना है, x a है, और इस बिंदु पर y कितना है, b है। तो जब इसको लिखेंगे तो a, b लिखेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट a b। इसका आंसर क्या होगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ए फ्रैक्शन। देखिए इसमें आपको दे रखा है, ए फ्रैक्शन बिकम 4/5 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए तो सबसे पहली बात कि जब भी हम कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, x/y। तो x/y क्या अपना एक फ्रैक्शन है, और हमसे बोला क्या हुआ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो। तो न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं, ऊपर वाले जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में ये अंश होता है और ये हर होता है। ठीक है, तो ऊपर भी 2 ऐड करना है, नीचे भी 2 ऐड करना है। तो जो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन मतलब जो बट्टे में संख्या आएगी कितनी होगी, 4/5। ऐसी दूसरी कंडीशन बोली है, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब अगर न्यूमरेटर को मैं x मान लूँ और डिनोमिनेटर को y मान लूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है x और y क्या हो सकता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू पता नहीं है, तो हमने x और y मान लिया, x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, आपकी बार 4 सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो जो फ्रैक्शन होगा 1/2 बन जाएगा। इसका मतलब फ्रैक्शन क्या है, 1/2। तो बोला है कि इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाइए, मतलब इसको सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, बस सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और 4 को इन दोनों से। तो 5 को x से करोगे 5x, 5 को 2 से करोगे 5 दूनी 10,
4 को इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 4y और 4 दूनी 8। अब देखो अगर मैं 4y को इस तरफ ले आऊँ तो 5x माइनस 4y ये बनेगा, और जब मैं 8 को इस तरफ लाऊंगा तो 10 माइनस 8 हो जाएगा, है ना। 10 माइनस 8 बराबर 0। तो कहने मतलब आपके भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है 5x माइनस 4y प्लस 2। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे ये तो है नहीं, सी कट गया, बस यही दोनों हैं जिसमें आपका क्या आ रहा है 5x माइनस 4y प्लस 2। ठीक है, ये दोनों सेम है और बी में। अब जरा इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। तो यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2 चौक 8। जब ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 4 आएगा। y को जब इस तरफ लेके आओगे तो 2x माइनस y बन जाएगा, और माइनस 4 को जब इधर लेके आओगे तो ये अपना बन जाएगा प्लस 4। कहने का मतलब 2x माइनस y माइनस 4, ये आ रहा है आपका सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कहाँ पर है देखो जरा, तो देखो 2x माइनस y माइनस 4, तो ये और ये दोनों क्या हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ भी अगर दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन अगर ज़्यादा मैं शॉर्ट में बता दूँ तो मैं डिटेल में समझना हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। राम वेंट टू ए स्टेशनरी स्टॉल, तो एक शॉप पे गया। ठीक है, राम एक शॉप पे गया। परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स, तो 3 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे हैं 9 रुपये में। उसका एक फ्रेंड है श्याम, उसने देखा न्यू वैरायटी के पेंसिल और इरेजर्स रखे हुए हैं शॉप पे, तो उसने क्या करा 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स को उसने खरीदा। कितने रुपये में? 18 रुपये में। इसको अलजेब्रिक रूप में दिखाना है। तो ये आप जानते ही है, पेंसिल को x मान लीजिए, इरेजर को y मान लीजिए। ठीक है, तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर, इनका टोटल कॉस्ट कितना बनता है 9। तो इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है सिंपल सी बात क्या है, आपके पास पेंसिल है और इरेजर्स है ना। तो एक बात बताओ कि अगर मैं पेंसिल को x मान लूँ और इरेजर को y मान लूँ, है ना, तो एग्जांपल के लिए अगर मान लो आप 2 पेंसिल खरीद रहे हैं और आप 3 इरेजर खरीद रहे हैं। एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 2 पेंसिल 4 रुपये की हो गई। ठीक है, और एक इरेजर 3 रुपये की है तो 3 इरेजर 9 रुपये की हो गई। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड करके, मतलब आपके पास कितना आ जाएगा 13, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, हमें तो नहीं पता कितनी पेंसिल खरीद रहे हैं, कितने इरेजर खरीद रहे हैं। कहने का मतलब हमने क्या मान लिया, x और y मान लिया, पर इतना पता है पेंसिल कितना खरीद रहे हैं 2 और इरेजर कितना खरीद रहे हैं 3। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास टोटल कॉस्ट आएगा, और टोटल कॉस्ट कितना है 9 रुपये। तो राम का टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 9 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट जब शाम पहुंचा तो शाम ने 4 पेंसिल खरीदी है तो 4x और 6 इरेजर खरीदी है 6y, और जब इसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18। तो ये है आपका 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका देखो सी, देखो 2x प्लस 3y बराबर 9 और 4x प्लस 6y बराबर में 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, पहले इसको समझिए। देखो जब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, एक है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और एक है ax by प्लस c बराबर 0। अब आप बोलोगे 2 पॉलिनोमियल है तो इसमें दोनों सेम क्यों है, तो चलिए बदल देते हैं। x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a, इसको मैंने a1 बोल दिया, इसको a2 बोल दिया। ऐसे जो y का कोफिशिएंट है इसको मैंने 1 2 करके अलग अलग शो कर दिया। सेम जो कांस्टेंट नंबर होता है इसको मैंने अलग अलग शो कर दिया। ये भी कुछ कैसा है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल है इसके अंदर 2 वेरिएबल है। x के कोफिशिएंट कितना है 3, y का कितना है -1। सेम यहाँ पे भी। तो अपने पास क्या होता है, जब भी कभी एक लीनियर इक्वेशन दिया होता है, ठीक है, तो उसमें x का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, और एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें देखिए जो ये कोफिशिएंट है, मैं इन कोफिशिएंट का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए a1 a2 b1 b2 दोनों की वैल्यू, दोनों का रेशियो अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, इस लीनियर पॉलिनोमियल में अपने पास एक सॉल्यूशन निकलेगा। कितना सॉल्यूशन निकलेगा, एक सॉल्यूशन। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो 2 लाइनें, 2 आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो 2 ग्राफ बनेंगे। तो जो 2 ग्राफ होगा, जो 2 लाइन होगी इसकी, ये आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इसके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके पास एक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि अगर आपके पास 2 पॉलिनोमियल है, 2 लीनियर पॉलिनोमियल है, उसमें a और b का जो रेशियो है सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें एक सॉल्यूशन निकलेगा
और इस सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइनों का बनेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, अब दूसरी कंडीशन। ठीक है, इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो ए, बी और सी तीनों का रेशो, दोनों पॉलिनोमियल में ए, बी, सी तीनों का जो रेशो है उसका सेम आंसर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे। इसका ग्राफ क्या बनता है, इसका ग्राफ एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है। दो आपके पास दो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो दो ग्राफ बनेगा। तो जब दो ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा ग्राफ बनेगा, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, जहाँ पे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है। और इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपस में क्या हो रही है, मैच कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। कंसिस्टेंट होता है जिसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहे हो, जैसे इसमें 1 निकल रहा है, इसमें मैनी निकल रहा है। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता। वो कौन सी कंडीशन होती है, थर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी का रेशो मैच करता है, लेकिन सी का रेशो मैच नहीं करता बाकी दोनों से। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन निकलता है वो होता है हमारा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और इनका जो ग्राफ होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनका जो ग्राफ होता है वो आपका क्या बनता है, पैरेलल लाइंस बनता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं पे भी आपस में मैच नहीं करती। जब मैच नहीं करती इसका मतलब वो आपस में कहीं पे भी टच नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगे इसका मतलब कि वो आपस में कहीं पे भी कोई भी सॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपस में एक जगह पे मिल रही हैं, है ना, आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन। ये कई सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मैनी सॉल्यूशन। पर ये तो इनका जो ग्राफ होता है, इनका ग्राफ जो होता है पैरेलल लाइंस बनता है, पैरेलल लाइंस कभी आपस में टच करती नहीं है, तो इनमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे हमसे पूछा हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि ये जो दो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे इनके। चेक करते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलने के लिए कंडीशन होती है, चेक करते हैं। इसका मतलब तीनों ए बी सी का रेशो बराबर आना चाहिए। तो देखो ए कितना है, पहले मैं इसको सही से लिखता हूँ। देखिए, तो ये जो अपने पास इक्वेशन है, ये क्या लिखा हुआ है, 3x - y, और जो 3 है उसको मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो क्या बन जाएगा, -3 = 0। सेम जो दूसरी कंडीशन है, इसको मैंने -9 को लेफ्ट साइड लाया तो क्या बन गया, मतलब 9 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, -9। तो यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल हमें मिल चुके हैं, अच्छी तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है। अब देखो a1 क्या है, 3, a2 क्या है, 9, b1 क्या है, -1, b1 मतलब y का कोफिशिएंट, और यहाँ पर b2 कितना है, -3, c1 क्या है, -3, और c2 क्या है, -9। ठीक है, जब मैं इनको सॉल्व करूँगा सभी का आंसर कितना आ रहा है, सभी का आंसर 1/3 आ रहा है। इसका मतलब जो a, b और c तीनों का जो रेशियो है दोनों पॉलिनोमियल में आपस में क्या है, बराबर। जब तीनों का रेशियो बराबर है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, जहाँ पे तीनों का रेशियो क्या होता है, बराबर। इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये सही कंडीशन, मतलब ये सही बता रहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल में इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है कैसा है, ये ट्रू है। ओके, समझ आया। तो ये कुछ बातें हैं, ये पूरा कंसेप्ट ये समझना है, इसके बेस पे हमें ये चेक करना है। इसको भूलना मत, बहुत काम आएगा, अभी ये बहुत रिपीट होने वाला है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। हमसे बोला हुआ है कि इन दोनों में, इन दोनों पॉलिनोमियल में कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, 1, 2, 3, कितने। एक कब निकलते हैं, जब ए और बी का रेशो मैच नहीं करता। बहुत सारे कब निकलते हैं, जब तीनों आपस में कोफिशिएंट इक्वल आते हैं। और 0 कब निकलते हैं, जब ए और बी का रेशो बराबर होता है लेकिन सी बराबर नहीं होता। चलिए देखते हैं कौन सी कंडीशन है। तो देखिए a1 क्या है, यहाँ पे a1 कितना है, 5, a2 कितना है, a2 है आपके पास 10, समझ आ रहा है। इसका आंसर कितना आएगा, a1 और a2 का आंसर कितना आ रहा है, 1/2। ठीक है, b के पास देखते हैं, b कितना है, 4, b1 कितना है, 4, और b2 कितना है, +8। इनको भी काटोगे कितना आएगा, 1/2। c1 कितना है, +6, और c2 कितना है। अब देखो ये बराबर के लेफ्ट साइड, राइट साइड है, पहले इसको लेफ्ट साइड लेके आइए। ठीक है, जैसे हम इसको लेकर आए थे, तो जब आप इसको लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, -12। ठीक है, तो c1 कितना है हमारा, c1 जो है हमारा, c1 यहाँ पर दे रखा है +6, बट जो c2 है दूसरे पॉलिनोमियल में वो कितना बन जाएगा, -12। तो यहाँ लिखोगे -12। तो जब इनको काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इनको काटने पर आंसर आएगा -1/2। तो देखिए यहाँ पे
A1 मतलब A और B का रेशो मैच कर रहा है 1/2 1/2, लेकिन C का रेशो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब A और B आपस में क्या है, बराबर, लेकिन C बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली, जिसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 0, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी वही जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी के बेस पे क्वेश्चन दे रखा है। देखिए हमें क्या बोला हुआ है कि इन दोनों पॉलिनोमियल के रेशो को मैच करना है, मतलब कंपेयर करना है। कंपेयर करके चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये पैरेलल लाइंस बनेगा, इनका क्या कोइंसिडेंट बनेगा या इंटरसेक्टिंग बनेगा। कब क्या बनता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब भी ए और बी का रेशो बराबर नहीं होते, इनको बोलते हैं हम कि ये क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट करती हैं। जब तीनों रेशो बराबर होते हैं तो क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक ये बनता है। और जो तीसरा होता है इसमें क्या होता है, ये बनता है पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस में क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तो चेक करते हैं। तो यहाँ देखो A1 कितना है, A1 3 है, A2 7, B1 कितना है -5, B2 6, C1 कितना है +8 और C2 -9। तो यहाँ पे जरा दोनों को देखो, क्या ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो कौन सी कंडीशन हुई है, ये आपका हुआ ये वाली कंडीशन, सॉरी ये वाली कंडीशन। इसमें क्या है, A और B मैच नहीं करते, है ना। A और B का रेशो क्या होता है, आपस में इक्वल नहीं आता। इसका मतलब कौन सा यहाँ पे लाइन बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है, इफ अ लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। देखो हमसे वही मैंने बोला था ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है, पर इनकंसिस्टेंट में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो जब कंसिस्टेंट बोलेंगे इसका मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। इसके भी सॉल्यूशंस है, इसके पास एक सॉल्यूशन है, इसके पास मैनी सॉल्यूशन है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। पर पैरेलल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए पैरेलल क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, पैरेलल होगा, नहीं भाई, सिर्फ पैरेलल तो होता ही नहीं है, ये तो कट गया। ऑलवेज कोइंसिडेंट, नहीं, ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं, कोइंसिडेंट के साथ में इंटरसेक्टिंग भी होता है। तो ये देखो कोइंसिडेंट के साथ में इंटरसेक्टिंग, मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो सी क्या अपना सही है। हमेशा ना इंटरसेक्टिंग होता है, हमेशा ना कोइंसिडेंट होता है, दोनों होते हैं। दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी है, सिर्फ किसी एक को नहीं बोल सकते, दोनों को बोलना होगा। तो इनमें से कोई सा भी आंसर आ सकता है। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का था। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स पैरेलल हैं जैसे कि ये, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऑब्वियस बात है, सही कह रहा है। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, देखते ही उड़ा दोगे इसको तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला हुआ है कि कौन से पेयर्स इनकंसिस्टेंट है। तो जिनका नो सॉल्यूशन आएगा, जिनमें ए और बी का रेशो बराबर आएगा लेकिन सी का रेशो बराबर नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ देखो A1 कितना है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। A1 3 है, ठीक है, A2 1 है। आगे देखो B1 -1 है और B2 -1/3। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -y/3 लिखा हुआ है। तो y के आगे 1 होता है, तो कहने मतलब y का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1/3। y का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हमारा B1, है ना, सॉरी B2। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1/3, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे B2। C1 कितना है, ये इस तरफ आएगा तो -9 और C2 कितना है, -3। चेक करो, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है, इसमें तीनों बराबर हैं, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करो, देखो 4/-2 कितना आएगा, -2। 3/3 1 आ रहा है, ये -2 ये 1। यहाँ पे ए और बी का रेशो बराबर नहीं है, जबकि हमें क्या चाहिए, ए और बी का रेशो बराबर होना चाहिए लेकिन सी का नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये पहला कंडीशन बन रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, तीसरा कंडीशन। क्योंकि तीसरा कंडीशन ही क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और हमसे वही पूछा हुआ है कि कौन सा इनकंसिस्टेंट है। आगे चलते हैं, सी देखो 5/10 1/2 आएगा काटने पे। ये -1 ये -2, -1 -2 को काटोगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पे ए और बी मैच हो रहे हैं, तो सी को देखते हैं। सी आएगा -10 और C2 आएगा -20। -10 -20 भी क्या आता है, 1/2, ये तो तीनों ही बराबर हो गए। डी पे चलते हैं, -2 -4, जब इनका रेशो लोगे कितना आएगा, 1/2। ये क्या है, +1 +2, तो इनका रेशो कितना आएगा, 1/2। और जब इस तरफ आएगा -3 -10, -3 -10 1/2 नहीं आता। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, A1 कितना है, -2, A2 कितना है, -4, B1 कितना है 1 और B2 कितना है 2, C1 कितना है -3, C2 कितना है -10। तो यहाँ देखो ये बन रहा है 1/2, ये बन रहा है 1/2, मतलब ये दोनों बराबर है।
लेकिन सी वाला बराबर नहीं है, क्योंकि 1/2 नहीं आ रहा, ये 3/10 आ रहा है। तो कौन सी कंडीशन हुई अपने पास? थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। ओके, तो इसका मतलब जो अपना डी ऑप्शन है, इनके जो इक्वेशंस दे रखे हैं ये क्या है? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इनमें अपना क्या है, ए और बी का रेशियो बराबर है लेकिन सी का रेशियो बराबर नहीं है, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। ये क्या होता है अपना? इनकंसिस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करो। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड करो जिनके यूनिक सॉल्यूशन हो। एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? -3। मतलब देखो, जो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ऑब्वियसली बात है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उनमें ए और बी का जो रेशियो होता है आपस में इक्वल नहीं होता। तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो एक्स और वाई को ना कोई वैल्यू आएगी वहाँ पे। तो एक्स और वाई की यहाँ वैल्यूज़ दे रखी है हमें। ठीक है, तो यूनिक से हमें इतना समझ में आ गया कि उसके वन सॉल्यूशन है, ए और बी का जो रेशियो है वो आपस में मैच नहीं होगा, इक्वल नहीं आएगा। और लाइन कैसे बनेगी? इंटरसेक्टिंग। तो एक बात बताओ, दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वो दोनों लाइनों को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर मैं एक एक करके चेक करूँ एक्स और वाई की वैल्यू, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चेक करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 रखा, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3। तो 2 - 3 कितना आता है? -1, लेकिन ये तो 1 है, तो पहला ऑप्शन हो गया कट। दूसरा, यहाँ पे मैंने 2 रखूँगा, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ मैं -3 रखूँगा तो -5 कितना हो जाएगा? -15। 4 - 15 कितना आता है? -11। ये तो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 रखूँगा, 4 दूनी 8, यहाँ -3 रखूँगा, 8 × 54। तो 8 - 54 क्या 22 आएगा? -22 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब बी भी क्या हो गया? कट। सी, यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे -3 और +3 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 4 + 3 7 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1। ये भी कट। तो आपके पास क्या बचा? डी। चेक कर लेते फिर भी। यहाँ पे हम 2 रखेंगे और यहाँ -3, तो 4 को 3 से करेंगे, सॉरी 4 को -3 से करेंगे तो -12 आएगा। -12 माइनस +12, और x कितना है? 2 + 12 कितना आता है? 14। 14 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। सेटिस्फाइड। 2 रखेंगे तो 10, -3 रखेंगे तो -3 माइनस से वो करके मतलब आपस में क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 10 + 3 13, 13 में से 13 माइनस करेंगे 0। तो इक्वेशन जो डी है, मतलब जो डी ऑप्शन है, उसमें दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब डी क्या है? हमारा आंसर। और जब आप चेक करोगे ए और बी का रेशो, तो यहाँ पे ए और बी का रेशो आपस में मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सारी बातें सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक इक्वेशन हमें दे रखा है ना? पेयर्स होते हैं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो बताइए दूसरा क्या होगा? तो देखिए, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो दूसरा इक्वेशन है, क्या बोला है कि वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी के ऊपर डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि इसी से जनरेट हुआ है। इसको जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एक दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट इक्वेशन बोलेंगे उसे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 लिखा हुआ है। 10 कैसे बना होगा? जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, शॉर्ट तरीका है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना बन जाएगा? -10। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? -10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14y, और ये हो जाएगा -4 0। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -10x + 14y -4, है ना? तो ये जो इक्वेशन आया है हमारे पास, ये क्या है? डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अपने पास 2 पेयर्स हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कि अपना आंसर कौन सा है। तो -10 + 14, यहाँ कहाँ है? देखो -10 -14, -10 + 14, और यहाँ क्या लिखा? -4। क्या -4 है? नहीं, तो गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। तो कुछ हेरफेर लग रही है ना यहाँ पे। तो काम करते हैं, जब कुछ समझ में ना आए तो माइनस कॉमन ले लिया करो। तो माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस वाले में चेक कर पाऊँगा मैं। जब माइनस कॉमन लूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा -14y, और ये हो जाएगा +4, और ये माइनस जब ये इस तरफ जाएगा 0 के पास तो 0 बन जाएगा। ओवरऑल आपके पास क्या यहाँ पे इक्वेशन रहेगा? 10x - 14y + 4। तो क्या कहीं पे एक आंसर है? बिल्कुल, 10x - 14y + 4 = 0। तो जब माइनस को कॉमन लेकर 0 के पास, मतलब क्या मतलब माइनस को कॉमन लेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन जो होगा वो आपके पास क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो मैंने सिंपली माइनस कॉमन लेकर यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि साइन को चेंज कर दो, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और जो माइनस है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब वो नील बन जाएगा। कैसे नील बन जाएगा? क्योंकि जब वो 0 के पास जाएगा तो डिवाइड की चीज़, मल्टीप्लाई की चीज़ यहाँ डिवाइड होगी, और 0 में -1 डिवाइड कीजिए या कुछ भी डिवाइड कीजिए, आना 0 ही है। ठीक है, क्वेश्चन 13,
CBSE 2020 का क्वेश्चन है। ओके, क्या बोला है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। ये दोनों आपके पास इक्वेशंस है और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब ए बी का रेशियो बराबर हो लेकिन सी का रेशियो बराबर ना हो। तो ए और बी का रेशियो बराबर है, चलिए यहीं से के का मान निकाल लेते हैं। तो हमें पता है ए और बी का रेशियो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना है 1, बी कितना है 5, B1 कितना है 2। मतलब देखो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में जो अपने पास सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, वो क्या होता है, A1 A2 इज इक्वल B1 B2 बट नॉट इक्वल C1 C2। तो ये तो इक्वल ही नहीं है, इसको छोड़ो, हमें इन दोनों से ही आंसर आ जाएगा, इन दोनों से निकालते हैं क्योंकि के हमारा बी में आ रहा है। तो A1 कितना है 1, A2 कितना है 5, B1 कितना है 2, B2 कितना है की। तो ये दोनों बराबर है, आपस में इक्वल का साइन है बीच में। तो यहीं से के का मान निकाल लो, के एकम के 5 दूनी 10, तो के का मान कितना है 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेसिक है एकदम। क्वेश्चन 14 सेम, के की वैल्यू निकालना है। अब की बार पैरेलल लाइन बोला है। अब पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं जहाँ पर हमारे पास नो सॉल्यूशंस आए, है ना। पैरेलल लाइन कब बनता है, जब नो सॉल्यूशन हो, सेम इनकंसिस्टेंट वाला हो, मतलब सिचुएशन वही है। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। चलिए करते हैं इसको भी। तो हमें पता है सिचुएशन क्या है अपने पास, A1 A2 इज इक्वल B1 B2 इज नॉट इक्वल C1 C2। पैरेलल लाइन में भी क्या होता है, यही सिचुएशन होता है, ठीक है। तो A कितना है, A है हमारे पास 3 और A2 कितना है हमारे पास 2। अपने पास B1 कितना है 2K और B2 कितना है 5। तो यहाँ से K का मान निकाल लो, 5 दिया 15, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इधर आएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/4, ठीक है, जो कि आपके पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ ए निकालना है और आपके पास x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो एकदम सिंपल है, आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, तो क्या पॉलिनोमियल है, ax² प्लस 2y माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कितनी दी है 1 और y की 2 दे रखी है, y की कितनी है 2, वैल्यू पुट करके यहाँ से ईजिली हम a का मान निकालेंगे। a² एकम a², 2 दूनी 4 माइनस 20 माइनस 16 जब इस तरफ जाएगा तो प्लस 16, मतलब a² कितना आ गया +16। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी +-4। रूट में जो वैल्यू होती है प्लस माइनस में निकलता है। अब +4 तो दिया नहीं है, तो -4 हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, चलिए इसमें हम कर रहे हैं नेक्स्ट, इसमें हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, ऑलरेडी ये हाफ एन आवर की वीडियो है, ऐसे हम हाफ एन आवर में ही दूसरे अगले नेक्स्ट 15 में सोल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, किसी चीज़ का डिटेल समझना हो, दोबारा समझना हो, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे लगता है कंसेप्ट बताना होता है वहाँ मैं पूरा टाइम लेकर कंसेप्ट बताता हूँ, जैसे कि ये, ठीक है। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन भी हो रहे हैं हमारे, और ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूरे 54 हैं, ठीक है। तो बस इसको जितना हो सके देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, हाँ इसकी PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा मैं, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन पहले पूरा 54 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बाद ही अपलोड करूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।